नमस्कार। देखिए, भारत का संविधान हमें कुछ मूल अधिकार देता है ना? और ये अधिकार सच पूछिए तो हमारे लोकतंत्र की जान है, हमारी आज़ादी की गारंटी है। पर कभी सोचा है कि अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए, तो क्या होगा? क्या तब भी ये अधिकार उतने ही मजबूत रहेंगे? क्या सरकार इन्हें कुछ समय के लिए टेम्पररीली रोक सकती है? तो चलिए आज इसी बड़े और बहुत जरूरी सवाल को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं? कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? अब देखिए, ये सवाल जितना सीधा लग रहा है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है और इसमें हमारे संविधान और लोकतंत्र की एक बहुत लंबी कहानी छिपी हुई। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या सस्पेंशन की कोई गुंजाइश भी है, मतलब इज इट इवन पॉसिबल? वैसे तो नियम बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसा कि कानून में अक्सर होता है, यहाँ भी कुछ बहुत जरूरी अपवाद हैं, कुछ खास परिस्थितियां हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे संविधान ने अधिकारों को एक मजबूत ढाल दी है। यह है अनुच्छेद 13, जो कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके अधिकारों को छीन ले या कम कर दे। ये हमारी आज़ादी का एक तरह से सुरक्षा कवच है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी संविधान ने कुछ खास हालात के लिए, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए अपवाद भी रखे हैं, जब इस ढाल को भी कुछ समय के लिए भेदा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन से हालात हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला अपवाद जुड़ा है देश की सुरक्षा और हमारी सेना से। देखिए, संविधान बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि देश की रक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम थोड़े अलग और सख्त रखने पड़ सकते हैं। यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 33 की। ये आर्टिकल हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को एक खास पावर देता है। वो ये कि संसद कानून बना के हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऐसी ही दूसरी सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अनुशासन, डिसिप्लिन, ताकि ये पक्का किया जा सके कि हमारे जवान और अधिकारी अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का ठीक से पालन करें। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट जैसे कानून बनाए हैं। सीधी सी बात है, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी है, उनके लिए नियम थोड़े सख्त रखने ही पड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 34 पर। ये जुड़ा है मार्शल लॉ से। जरा सोचिए, जब किसी इलाके में हालात इतने बिगड़ जाएं कि नॉर्मल कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए, तब सेना को कमान संभालनी पड़ती है। इसी को हम मार्शल लॉ या सेना विधि कहते हैं। ऐसे में उस इलाके के आम नागरिकों के अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाते हैं, ताकि व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। नॉर्मल कोर्ट्स बंद हो जाते हैं और उनकी जगह मिलिट्री कोर्ट्स ले लेते हैं। और बाद में संसद एक क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसे इंडेमनिटी एक्ट कहते हैं, पास करके उस दौरान सेना द्वारा किए गए कामों को कानूनी मान्यता दे सकती है। चलिए अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे नाटकीय और सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं। ये वो दौर था जब भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें, हमारी संसद और हमारा सर्वोच्च न्यायालय, आमने सामने आ गए थे। और मुद्दा सिर्फ एक था, क्या संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को बदल सकती है या छीन सकती है? ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये किसी रोमांचक मैच से कम नहीं है, जहां संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच गेंद लगातार एक पाले से दूसरे पाले में जा रही थी। खेल शुरू हुआ 1951 में शंकरी प्रसाद केस से, जहां कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है। स्कोर संसद के पक्ष में। लेकिन फिर आया 1967 का गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पासा ही पलट दिया और कहा, नहीं, संसद मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अब कोर्ट मजबूत हो गया। इस पर संसद ने 1971 में 24th संविधान संशोधन करके एक जबरदस्त वापसी की। और फिर आया 1973 का वो फाइनल मुकाबला, केशवानंद भारती केस, जिसने इस खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिए और हमें दिया आधारभूत ढांचे का वो ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। तो जैसा हमने देखा, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी रोक लगा दी थी। इसके जवाब में संसद चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया और सीधे संविधान में ही 24वां संशोधन कर दिया। इस संशोधन ने साफ साफ कह दिया कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति अनलिमिटेड है और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन करने की अपनी शक्ति को फिर से हासिल कर लिया।
तो ये आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या भला? देखिए, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर में मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, कमरे छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव को, उसके मुख्य खंभों को नहीं हिला सकते। ये आधारभूत ढांचा ही हमारे संविधान की वो नींव है, वो बुनियाद है जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज जैसी बातें शामिल हैं। संसद इस नींव को कभी नहीं तोड़ सकती। तो दोस्तों, अगर आपको आधारभूत ढांचे का ये सिद्धांत और संसद सुप्रीम कोर्ट के बीच की ये पूरी कहानी समझ आई हो और महत्वपूर्ण लगी हो, तो 1 सेकंड रुककर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक ऐसी ही गहरी जानकारी और भी आसान तरीके से पहुंचाते रहें। चलिए, अब निलंबन के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा जाने पहचाने तरीके पर आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में इमरजेंसी लगती है, तब हमारे मूल अधिकारों का क्या होता है? आपातकाल के समय 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 2 आर्टिकल्स काम में आते हैं। पहला है अनुच्छेद 358। इसके तहत जैसे ही देश में इमरजेंसी की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 में मिली सारी आज़ादियां, जैसे बोलने की, घूमने फिरने की, सभा करने की आज़ादी, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। दूसरा है अनुच्छेद 359। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो एक खास आदेश जारी करके दूसरे मूल अधिकारों के हनन पर कोर्ट जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक भी है। 1975 में इन शक्तियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। उस इमरजेंसी के अनुभव ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सिखाया। उस दौर के बाद ये महसूस किया गया कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे मजबूत दरवाजे बनाने होंगे जिन्हें कोई भी सरकार कभी भी तोड़ ना सके। और इसी सोच के चलते संविधान में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया। ये स्लाइड हमारे संविधान के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाती है। ये है 44वां संविधान संशोधन का कमाल। इस संशोधन से पहले इमरजेंसी में राष्ट्रपति अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी निलंबित कर सकते थे। सोचिए, लेकिन 1975 के अनुभव के बाद 44वां संशोधन ने ये पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी इमरजेंसी क्यों न हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी किसी भी हाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये संशोधन सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को ही नहीं बचाता, बल्कि और भी कई सेफ्टी गार्ड्स देता है। इसने ये भी तय किया कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं अब सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित होंगी, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नहीं। साथ ही ये भी साफ किया गया कि इमरजेंसी के दौरान सिर्फ उन्हीं कानूनों को अदालत में चुनौती देने से सुरक्षा मिलेगी जो सीधे तौर पर इमरजेंसी से जुड़े हैं। मतलब सरकार इमरजेंसी की आड़ में कोई भी मनमाना कानून लागू नहीं कर सकती। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान एक तरफ तो नागरिकों को मजबूत अधिकार देता है और वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां भी देता है। ये सब कुछ व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, हाँ, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार की मनमानी पर नहीं है। ये सिर्फ मार्शल लॉ या राष्ट्रीय आपातकाल जैसे बेहद असाधारण हालात में ही मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, हमारे 2 अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मजबूत किले हैं जिन्हें कोई आपातकाल, कोई भी सरकार भेद नहीं सकती। ये अधिकार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और इन सबके ऊपर है हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा, वो लक्ष्मण रेखा जिसे हमारी संसद भी पार नहीं कर सकती। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपको ये मुश्किल विषय आसानी से समझने में मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो हमारे काम को सराहने के लिए लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।